डन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे बैच प्रयास जेई हिंदी के लेक्चर नंबर 4 में। हाँ जी भाई लोग, तो प्लीज मुझे बता दे, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सर चैट का साइज थोड़ा जूम कर दो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मैं ठीक से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? हाँ जी, राम राम, नमस्ते, जय महाकाल, सत श्री अकाल, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताएं, यस, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या मैं सबको बढ़िया से सुनाई दे रहा हूं? क्या हम सबका जोश बिल्कुल हाई है? यस, प्लीज मुझे इन बातों का जवाब दे दो यार, प्लीज। हाँ जी, यस, सब क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में, और आज के लेक्चर में आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत मजे करने वाले हैं। सर मजे करने वाले हैं, इसका मतलब आज आप पढ़ाने नहीं वाले? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मजे करेंगे, पर कॉन्सेप्ट्स के साथ मजे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फन आएगा। ठीक है, मजे करेंगे बट कॉन्सेप्ट्स के साथ मजे करेंगे। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला? अब सर आप फीट है, फीट क्या होता है? पता नहीं भाई। यस, अरे जय भीम भाई, नाराज मत हो यार, जय भीम। ठीक है जी, ओके, ऑल सेट। आइए चलो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। ठीक है जी, अगली क्लास से काम करेंगे। ये जो और भी बहुत सारे लोग आ गए, मैं एक पंडित जी को साथ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उन्हें कहूंगा सारे 36 करोड़ जितने देवी देवता हैं सबका मंत्र भूख दो, उसके बाद मैं क्लास शुरू कर लूंगा। ठीक है, चलो जी, ओके। उससे तुम क्या है कि तुम राजी रहने चाहिए, है ना? बच्चे खुश तो क्लास खुश, है ना जी? चलो ओके भाई साहब, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की सभा को। जोश तुम लोगों का हाई मुझे ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो मैं उसको पूछूंगा नहीं, बीच में पूछेंगे, बीच में पूछेंगे, कल की तरह कॉन्सेप्ट समझते समझते पूछेंगे, कक्षा के क्या हाल है। ठीक है जी, चलो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा जी? आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक दो सवाल करेंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उस पर। ठीक है, उसके बाद में हम आज शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या। हम आज शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियस। हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे, और इसके ट्रेंड्स जो होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। इसके ट्रेंड्स जो होते हैं कि कैसे इसका ऑर्डर निकलता है, क्या इसका ऑर्डर निकलता है, उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो बढ़िया, ऑल राइट। ये सारी चीजें हमको आज कवर करनी है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया चैट पे लगाया जाए ताला, सबसे पहले चैट पे लगाया जाए ताला, सो दैट कोई भी बच्चा परेशान ना हो, कक्षा में पूरा ध्यान दे ले। राइट, आइए अब शुरू करते हैं हमारी बातचीतों को, आइए अब शुरू करते हैं हमारी बातचीत को एक एक करके। सबसे पहले मैंने कल की कक्षा में आपको जाते जाते यह सिखाया था। मैंने बोला था कि अगर 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाला कोई तत्व आ जाता है तो उसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखते हैं, ये हमने सीखा था। और दूसरी बात जो हमने जाते जाते क्वेश्चन में प्रैक्टिस करी थी वो ये कि अगर मैं आपको कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक दे दूं तो आप उसकी वर्ग संख्या, आप उसकी आवर्त संख्या, आप उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सारी बातें कैसे बताएंगे, है ना? ये दो बातों की हमने प्रैक्टिस करी थी। तो चलो एक सवाल करके देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसी चीज पे आधारित। मैंने बोला यदि हमारे पास एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 114, यदि मेरे पास में एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 114, तो आप बताइए ये तत्व कौन से वर्ग का होगा, कौन से आवर्त का होगा, इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम ये बोल दें कि संयोजी कोश का विन्यास क्या होगा।
ठीक है, और इसका IUPAC नाम क्या होगा? एक ही सवाल में मैंने सब कुछ पूछ दिया जो भी अभी तक सिखाया है। एक ही सवाल में मैंने सब कुछ पूछ दिया जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है। ठीक है, ट्राई करके देखें क्या? आप सब भी अपना अपना ट्राई करो, मैं भी यहां पे बताता हूं, आंसर मैच करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करिएगा। यस, Z इक्वल टू 114। अगर Z इक्वल टू 114 है तो हमने आपको जादू बताया था मैजिक नंबर्स का, याद है? हमने आपको जादू बताया था मैजिक नंबर्स का। क्या जादू था? 8 8 18 18 32 32, 36 नहीं, 8 8 18 18 32 32। बस वही काम करना है। देखिए ध्यान से, हमने बोला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन। ठीक है, हीलियम है 2, नियॉन है 10, आर्गन है 18, क्रिप्टन है 36, जीनॉन है 54, ये है 86 और ये है 118। राइट, और ये कौन सा वर्ग है दोस्त? ये है 18वां वर्ग। अब आप ध्यान से देखें, मुझे जो तत्व बोला गया है उसका परमाणु क्रमांक है 114। मुझे जो तत्व बोला गया है उसका परमाणु क्रमांक है 114। सो 118 से पहले 117 आया, 117 से पहले 116 आया, 116 से पहले 115 आया और 115 से पहले 114 आया। ध्यान से देखें, 118 से पहले 117 आया, 117 से पहले 116 आया, उससे पहले 15 और उससे पहले 114। तो कौन सा वर्ग हुआ? ये 18वां वर्ग, ये 17वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, वो 14वां वर्ग। यानी कि इसका वर्ग संख्या है 14। ये जो तत्व है इसकी वर्ग संख्या तो है 14। यानी कि ये कौन से परिवार का तत्व है? कार्बन परिवार का तत्व है। अगर ये कार्बन परिवार का तत्व है तो अब इसका आवर्त नोट करते हैं। आवर्त होगा यही वाला, आवर्त होगा यही वाला। तो बेटा ये प्रथम आवर्त, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ और ये सप्तम, 7th आवर्त का तत्व है। भाई मेरे, अगर ये 7वें आवर्त का तत्व है यानी कि संयोजी कोष कौन सा है? 7वां है। अगर संयोजी कोष 7वां है तो विन्यास देखना है तो कार्बन परिवार का विन्यास होता है NH2NP2, क्योंकि P ब्लॉक का तत्व है ना, और वो भी दूसरे वर्ग का है, तो हम बोलेंगे 7S2 7P2। ये हो गया हमारा Z इक्वल टू 114 वाले तत्व का संयोजी कोष विन्यास। और अगर मुझे लिखना है इसका IUPAC नाम, अगर मुझे लिखना है इसका IUPAC नाम, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 का मतलब होता है उन, और 4 का मतलब क्या होता है भाई? क्वाडियम। आपका नाम क्या हो जाएगा? उन क्वाडियम। ठीक है, सिंबल हो जाएगा UUQ। प्लीज ध्यान से देखें, ये सारी बातें समझ में आ रही है क्या? प्लीज ध्यान से देखें, ये सारी बातें समझ में आ रही है क्या? उन क्वाडियम, यस, UUQ। क्लियर है? ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो यहां तक बताओ। ये सारी बातें क्लियर है क्या जो भी हमने करी? ये सारी बातें क्लियर है क्या जो भी हमने करी? हां जी, देखिए ध्यान से, क्या हम Z इक्वल टू 114 वाले तत्व का सारा डेटा पता लगा सकते हैं क्या? क्या हम Z इक्वल टू 114 वाले तत्व का सारा डेटा पता लगा पाए क्या? यस, सभी मैच कर गए, बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत अच्छी बात है अगर सब बच्चों के सब आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम जनता के सारे आंसर्स ठीक हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। जिनको अभी भी गड़बड़ हो रही है, जिनको अभी भी तकलीफ हो रही है, वो और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाएगा। सही है? ओके जी, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हां जी, डन है क्या? बहुत अच्छी बात। अगर यहां तक सब कुछ डन हो गया, अगर यहां तक सब कुछ डन हो गया तो आइए आगे बात करते हैं। यहां तक अगर सब कुछ डन हो गया तो हमने पिछली क्लास तक जो भी पढ़ा था उसको हमने बढ़िया से रिवाइज कर लिया। इस पे क्वेश्चन आपके टेस्ट में और जेई मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जेई मेंस आजकल इन टॉपिक्स पे बहुत सवाल पूछ रहा है, तो मैंने पहले यही डन करवाया कि हमारे 4 नंबर तो पक्के हो। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो बेटा मैंने अभी तक ना आप लोगों को आवर्त सारणी से मिलवाया था और आवर्त सारणी की सारी बातों से मिलवाया था। अब मैं चल रहा हूं आवर्तीय गुणधर्मों पे।
मेरा चैप्टर था तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीय गुणधर्म। तो मैंने तत्वों का वर्गीकरण समझा दिया, SPDF, सारे तत्व याद करवा दिए, सबकी ट्रिक्स बता दी। अब मैं चैप्टर के अगले सेगमेंट पे जा रहा हूं जिसका नाम है आवर्तीय गुणधर्म, जिसका नाम है भाई आवर्तीय गुणधर्म। हमने बोला इंग्लिश में इसे कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बता दें। आवर्तीय गुणधर्म है ना, इसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब बच्चे मुझे कह रहे थे बहुत सारे बच्चे कि सर आवर्तीय फलन क्या होता है ना, तो अब आपको समझ में आएगा आवर्तीय फलन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आवर्तीय गुणधर्म का यह मतलब होता है, आवर्तीय गुणधर्म का यह मतलब होता है, मैंने किसका मजाक बनाया भाई, क्या बोल रहे हो यार, है ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आवर्तीय गुणधर्म का क्या मतलब होता है कि आपके पास में क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो तत्वों के लिए पढ़नी चाहिए और वो चेंज हो सकती हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बोला परमाणु त्रिज्या, सबसे पहले हमने बात करी परमाणु त्रिज्या, इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। मैंने सबसे पहले बात करी परमाणु त्रिज्या के बारे में, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। हम इसकी बात करने वाले हैं। एक सवाल आ सकता है, सपना चांसेस है, तो आना तो चाहिए, ठीक है। सेकंड जो परमाणु हम लोग को आवर्तीय गुणधर्म पढ़ना है उसका नाम है आयनन एंथैल्पी। इसका नाम है आयनन एंथैल्पी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगला है मेरे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं आएगा क्या, तो बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के साथ ही आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम सीखेंगे जब आएगा, जब डिस्कस कर लेंगे, सही है। एंड चौथा पॉइंट जो हमारे पास में है, चौथी जो हमारे पास में आवर्तीय गुणधर्म है, वो है वैद्युत ऋणता। जिसे बेटा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मुझे ना ये चार एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। हमें ना दीपांशु पाल, थैंक यू सो मच बेटा, बट अब ये भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ लो ताकि पूरी केमिस्ट्री तुम लोग की एकदम बढ़िया हो जाए, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं मेरा पहला टॉपिक जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या। मैं आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं मेरा पहला टॉपिक जिसका नाम है बेटा परमाणु त्रिज्या। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। अब बहुत सारी बातें हो गई, अब टाइम है कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन सब पे सवाल आने के चांसेस भर भर के हैं, किसी पे भी सवाल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कम इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक पे अगर एक सवाल आना होगा ना सिर्फ, तो वो इन्हीं में से किसी पे आएगा। अगर दो सवाल आने होंगे तो एक सवाल इनमें से किसी पे आएगा और एक सवाल वो या तो IUPAC या वर्ग या आवर्त, इस तरीके की बात है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा परमाणु त्रिज्या का क्या फंडा है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, परमाणु त्रिज्या का क्या फंडा है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, क्या मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट का, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या कॉन्सेप्ट है ये एटॉमिक रेडियस का। तो बेटा जी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप बोहर का मॉडल ध्यान करें, अगर आप बोहर का मॉडल ध्यान करें तो बोहर के मॉडल से समझना बड़ा आसान है। बोहर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि ये आपका नाभिक है और ये आपके कोश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज करो संयोजी कोश है ये वाला,
संयोजी कोश है ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोशों में भी है। तो मैंने बोला कि नाभिक से लेके संयोजी कोश तक की जो दूरी होती है किसी भी परमाणु में, वो हम उसकी क्या कह देते हैं? परमाणु त्रिज्या। क्योंकि हम परमाणु को गोलाकार शेप का मानते हैं, गोलाकार आकार मानते हैं, और हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी स्फेरिकल चीज है, सर्कुलर चीज है, गोलाकार चीज है, उसमें त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेके उसकी परिधि पे जो भी आपकी रेखा जाती है, उस रेखा तक की उस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। तो वही हमने बोहर के मॉडल में बोला कि अगर आप बोहर का मॉडल मानते हो तो हम ये कहेंगे नाभिक के केंद्र से लेके संयोजी कोश के कोश तक की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या है। परंतु बेटा ये सिर्फ हम समझने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि वास्तविकता में बोहर का मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। वास्तविकता में क्या एग्जिस्ट करता है? तो बेटा जी वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जो ये कहता है कि ये आपका परमाणु है, अगर ये आपका परमाणु है, ठीक है, गोलाकार शेप का, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के लिए ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने हुए हैं। जितना आप यहां पास होते हो उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड गहरा होता है, जितना आप दूर जाते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का होता जाता है। सही है, असलियत में ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता है और इसे हम कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इसे हम कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब भाई इसके अंदर कहां नाभिक ढूंढे, कहां संयोजी कोश ढूंढे? हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना तो हमको नाभिक पता चल रहा, ना हमको संयोजी कोश पता चल रहा, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कक्षक है। इलेक्ट्रॉन का पाए जाना प्रायिकता पर निर्भर करता है। ये सारी बातें आप पढ़ के आए हैं परमाणु की संरचना चैप्टर में। क्योंकि असलियत में यह मॉडल एग्जिस्ट करता है तो हमको यह समझ में आती है बात कि किसी भी एक गैसीय परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या का मापन करना उतना आसान नहीं है ना? आप यह मान सकते हैं कि परमाणु अगर एक गेंद की तरह है, फुटबॉल की गेंद की तरह है, आप किसी भी तरीके से वहां एग्जैक्ट रेडियस का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको संयोजी कोश का आइडिया ही नहीं है। ये जो मैंने आउटर बाउंड्री बनाई है, ये भी अभी तुम्हें समझाने के लिए बनाई है। असल में तो ये आउटर बाउंड्री जैसी चीज भी कोई होती नहीं है। तो परमाणु इतनी छोटी चीज है, उसे आप नगण्य आंखों से देख भी नहीं सकते। उसका भी आकार अगर आप नापना चाहते हो, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक साइज भी कहते हैं इसको लोग, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एटॉमिक रेडियस, या कुछ लोग इसको कहते हैं एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणु का आकार। तो ये चीजें आप नाप भी नहीं सकते आसानी से, और क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में तो ऐसे संयोजी कोश और नाभिक के बीच में डिस्टेंस भी नहीं बता सकते। तो असलियत में किसी भी परमाणु का आकार इस तरह निभाना बहुत ही मुश्किल है। हां, समझाने के लिए बोहर का मॉडल बता दिया जाता है कि नाभिक से संयोजी कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। स्कूल में हम ये डेफिनेशन लिखते हैं, बट तुम खुद सोचो रियलिटी में तो बोहर का मॉडल सही नहीं है। तो बोहर के मॉडल से डेफिनेशन लिखना सही बात होगी क्या? नहीं भाई। अगर बोहर के मॉडल से डेफिनेशन लिखना सही बात नहीं है तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल सही है, और अगर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल सही है तो इसके हिसाब से चर्चा करनी पड़ेगी, और इसके हिसाब से हमको यह समझ में आता है कि किसी भी परमाणु की एग्जैक्ट त्रिज्या निकालना आसान नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हो क्या सकता है? तो बेटा इसीलिए, क्योंकि एक परमाणु से त्रिज्या निकालना आसान नहीं था, तो हम ये कहते हैं कि हम एटॉमिक रेडियस को हमेशा कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं, यहां बोलेंगे, किसी एक परमाणु को देखकर, किसी एक परमाणु को देखकर उसकी त्रिज्या का आइडिया, उसकी त्रिज्या का आइडिया लगाना मुश्किल है। इसीलिए हम बंधित अवस्था में, बंधित अवस्था में त्रिज्या निकालते हैं। इसीलिए हम
बंधित अवस्था में त्रिज्या देखते हैं या त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। हाँ, डेफिनेशन के लिए हम ये लिख देते हैं, अगर हमें परिभाषा लिखनी ही है तो हम परिभाषा तो वही लिख देंगे जो हर कोई लिखता है, बट हमें ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये परिभाषा वास्तविक तौर पे लगाना मुश्किल है। परिभाषा वास्तविक तौर पे समझना मुश्किल है, हम यही तो कह पाएंगे यहां पे। किसी परमाणु में नाभिक से लेके, किसी परमाणु में नाभिक से संयोजी कोश की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। नाभिक से संयोजी कोश की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यह परिभाषा है, पर यह परिभाषा ठीक नहीं है। हम हमेशा बंधित अवस्था में देखते हैं, कैसे देखते हैं वो समझेंगे। ठीक है, अब हमारा सवाल यह है कि बंधित अवस्था में कैसे। हम बंधित अवस्था में कैसे देख सकते हैं, तो कैसे देखेंगे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे देखेंगे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या का वर्गीकरण 3 तरीके से होगा। हम बोलते हैं कि परमाणु त्रिज्या का जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से होगा। परमाणु त्रिज्या का जो वर्गीकरण है वो कैसे होगा, 3 तरीकों से होगा। कैसे होगा, प्लीज ध्यान से गौर से सुनिएगा। एक हम यहां बताएंगे, एक हम इधर बता देते हैं, और एक हम इधर बता देते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है मेरे पास में, पहला है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। पहला है सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है जी, कोवेलेंट रेडियस मतलब जहां सहसंयोजी आबंध बनता है वहां देखना है। अब देखो बेटा, अगर तुम लोग 11वीं क्लास के बच्चे होते ना, तो मैं ये वर्ड यूज करने से तुम्हारे सामने घबराता, क्योंकि मुझे लगता कि यार बच्चे को कैसे समझाऊं सहसंयोजी आबंध। बट क्योंकि तुम लोग 12th पास हो, ड्रॉपर हो, तो तुम लोगों ने नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही है कि सहसंयोजी आबंध क्या है, तुम्हें पता तो है। हाँ, डिटेल में नहीं पता होगा, वो अपन समझेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये तो पता है कि सहसंयोजी आबंध क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। पहला ये होता है। ठीक है, कैसा होता है ध्यान से देखो, तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत समझ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमने बोला, ये वाला पेन ले लो। हमने बोला कि यदि दो तत्व, यदि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बन जाए, यदि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बन जाए, ठीक है जी, यदि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बन जाए, कैसे बनता है सहसंयोजी आबंध, जब दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ये दोनों का नाभिक है और ये इनके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है दोस्त, साझेदारी। तो जब आपके पास में कोई आबंध ऐसा बन जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो इस साझेदारी वाले आबंध को कहते हैं सहसंयोजी आबंध। इसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। और बेटा, अगर एक सहसंयोजी आबंध बन रहा है, अगर एक सहसंयोजी आबंध बन रहा है, तो उसके नाभिक के बीच की दूरी, उसके अंतरनाभिकीय दूरी, ध्यान से देखना, अगर कोई सहसंयोजक आबंध बन रहा है तो उसके नाभिक के बीच की दूरी अगर मैं ले लूं, प्लीज ध्यान से देखें, अगर मैं उसके नाभिक के बीच की दूरी का हाफ कर दूं,
ठीक है, ये है नाभिक के बीच की दूरी d, और अगर मैं उसका कर दूं आधा, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है जी, प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला दो परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई आबंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो मैंने सहसंयोजी आबंध में दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी देखी, और अगर उस दूरी का आधा कर दिया तो उस दूरी का जो आधा है वो क्या कहलाती है? सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सहसंयोजी त्रिज्या। मतलब हम यहां पे क्या बोल देंगे? हम यहां पे बोलेंगे कि ये जो आर कोवेलेंट है इसका मान है d/2। आर कोवेलेंट जो है इसका मान है d/2। जल्दी बताओ भाई, समझ में आया क्या? जल्दी बताओ भाई, समझ में आया क्या? यस, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हां जी, हां जी, जल्दी बताइए प्लीज। सहसंयोजक त्रिज्या समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? जल्दी बता दो भाई प्लीज। क्लियर है? पक्का? तो मैंने बोला कि कभी भी सिंगल परमाणु पे बात करना मुश्किल है, पर हां मैं यह कर सकता हूं कि अगर मैंने दो परमाणुओं को आबंधित कर दिया तो उनके नाभिक के बीच की दूरी मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिल जाएगी। उनके नाभिक के बीच की दूरी का मैं आधा कर लूंगा, वो मेरी क्या हो जाएगी? सहसंयोजी त्रिज्या, कि हर परमाणु पे आधा आधा डिस्टेंस जा रहा होगा। सही है? ठीक है, आज मैं पानी नहीं पी रहा हूं क्योंकि एक बार बोर्ड भरा नहीं है, एक बोर्ड भर जाए फिर पानी लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां पे बात समझ में आती है तो अब आते हैं दूसरे तरीके की त्रिज्या पे। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की त्रिज्या पे। क्या है दूसरे तरीके की त्रिज्या का नाम? ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, जैसा कि नाम बोल रहा है, यह केवल धातुओं के लिए लागू है। धात्विक त्रिज्या, जैसा कि नाम बोल रहा है, यह केवल और केवल धातुओं के लिए लागू है। ठीक है, केवल और केवल धातुओं के लिए लागू है। कैसे लागू है उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। केवल धातुओं के लिए लागू है, कैसे लागू है इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। धातुओं में ऐसा आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध नहीं बनता, धातुओं में ऐसा आबंध बनता है। ये बस एक दूसरे को टच करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला सहसंयोजी आबंध में क्या होता है? दोनों परमाणु एक दूसरे के कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में ऐसे एंटर कर जाते हैं। पर धात्विक आबंध सिर्फ टच करते हैं, एंटर नहीं कर पाते, सिर्फ टच करके रह जाते हैं। अगर सिर्फ टच करके रह जाते हैं तो हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? यहां ध्यान से देखें, एक नाभिक ये है और एक नाभिक ये है। ये जो आबंध है इसका नाम है धात्विक आबंध। ये जो आबंध है इसका नाम है धात्विक आबंध। ये दोनों नाभिकों के बीच की अगर मैं दूरी देखूं, अगर दोनों नाभिकों के बीच की मैं दूरी देखूं और उसका मैं करूं हाफ, दोनों नाभिकों के बीच की मैं दूरी देखूं और उसका मैं करूं हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी धात्विक त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, अगर मैंने यहां इस डिस्टेंस को d बोला तो ये डिस्टेंस d/2 है, और ये जो d/2 डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? धात्विक त्रिज्या। बात समझ आई? वो है सहसंयोजी त्रिज्या, ये है भाई लोग धात्विक त्रिज्या। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब मैं चैट ऑन नहीं कर रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। जिनको ये नहीं समझ आया कि धात्विक आबंध ऐसे कैसे बनता है सर, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी। पर यह बात ध्यान रखिएगा, सहसंयोजी आबंध में तत्व जो होते हैं, दोनों परमाणु, उनके कक्षकों का अति व्यापन होता है, जबकि यहां पे धातु जो होते हैं वो एक दूसरे से सिर्फ टच करते हैं, अति व्यापन नहीं करते। इसलिए वहां पे वो जो शेड वाला जोन बना है ना, वो शेड वाला एरिया यहां पे तो नहीं आता। हम चलते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरी तरीके की त्रिज्या क्या होती है? तीसरी तरीके की त्रिज्या होती है वॉन डेर वाल त्रिज्या।
ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? वैन डर वाल्स रेडियस। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में है वैन डर वाल्स रेडियस। अगर ये मेरे पास में वैन डर वाल रेडियस है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, बात को समझने की कोशिश करें। वैन डर वाल रेडियस एक स्पेशल तरीके की त्रिज्या है। वैन डर वाल रेडियस जो है भाई वो एक स्पेशल तरीके की त्रिज्या है। ये या तो दिखती है नोबल गैसेस में, अक्रिय गैसों में, या फिर ये दिखती है अणुओं में। ठीक है, ये कौन शो करता है, ध्यान से देखना, ये हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैसें, क्योंकि उनके मध्य वैन डर वाल बल होते हैं, या फिर अणुओं में शो होती है ये। ठीक है, कि दो अणुओं के मध्य वैन डर वाल त्रिज्या होगी। क्योंकि बेटा जब हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर तो हम सीखेंगे वैन डर वाल बल बहुत ही कमजोर बल होते हैं। इतने कमजोर कोटि के बल हैं कि इनके होने ना होने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। हम ये मानते हैं ये हर जगह ही होते हैं, पर इनका होना इतना ज्यादा वीक है कि कोई खास फर्क डालता नहीं चीजों पे। इसलिए हम बोलते हैं दो अणु अगर बगल बगल में रखे हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ वैन डर वाल बल होगा ही होगा। अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करती, बॉन्ड नहीं बनाती, यौगिक नहीं बनाती, बट स्टिल अगर अक्रिय गैस है, हीलियम नियॉन बगल बगल में रखे हुए हैं या दो नियॉन बगल बगल में रखी हुई है, तब भी उनके बीच में और कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे ना लगे, वैन डर वाल बल तो हमेशा लगेगा। ये सभी पे लगता है, दुनिया में सब जगह लगता है, यूनिवर्सल है। तो अणुओं पे देखा जाता है ये। जैसे सपोज करो मैंने बोला मेरे पास में दो सहसंयोजी अणु हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में दो सहसंयोजी अणु हैं। एक तो ये अणु हो गया और एक मैंने बना दिया यहां पे। ठीक है, मेरे पास में दो सहसंयोजी अणु हैं। अब मैंने बोला इधर वाले अणु का ये नाभिक का केंद्र और इस वाले अणु के ये नाभिक का केंद्र, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी नापूं और उसका आधा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, एक ये अणु बन गया, दो परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से अणु बनता है, दो परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से अणु बनता है। इन दो अणुओं को बगल बगल में रखा है तो जो बिल्कुल पास वाले दोनों के परमाणु हैं, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का अगर आधा कर दिया जाए तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसे हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल त्रिज्या। इसे हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है, वो वैन डर वाल त्रिज्या है, ये धात्विक त्रिज्या है, ये सहसंयोजी त्रिज्या है। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको तीनों समझ में आ गई है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा दूरी यहां है, उससे थोड़ी कम दूरी यहां है क्योंकि जस्ट टच कर रहे हैं, और सबसे छोटा मान इसका है क्योंकि ये दो परमाणु तो एक दूसरे में घुस ही गए। अगर घुस्सू घुस्सू हो गए तो भाई सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे वैन डर वाल त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आती है मेटालिक रेडियस, और लास्ट में आती है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, वैन डर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा है, फिर होती है आपके पास मेटालिक त्रिज्या, और उसके बाद होती है सहसंयोजी त्रिज्या। ये हमारे पास में परमाणु त्रिज्या का क्रम हो गया, इन तीनों में कंपैरिजन हो गया। अब जल्दी से मुझे बता दें, मेटालिक रेडियस मैं लिख ही देता हूं, ये मेटल्स दिखाते हैं, ये धातुओं द्वारा शो करी जाती है। ये कोवेलेंट रेडियस जो है ये अधातुओं द्वारा शो करी जाती है, और अक्रिय गैस या अणुओं के मध्य वैन डर वाल त्रिज्या लगती है। मुझे लगता है ठीक से समझ आया होगा, फिर भी आप बता दें एक बार कैसा रहा, समझ में आया क्या? यस, क्लियर है क्या भाई? ऑर्डर क्लियर है, परमाणु त्रिज्या क्लियर है, परमाणु त्रिज्या का वर्गीकरण क्लियर है। अगर सब क्लियर है तो जल्दी से भाई चैट में थोड़ा प्यार दिखा दो, ताली बजा दो, स्टार दिखा दो और चीजें दिखा दो। समझ में आई बात कि हां जी बच्चों को जो बताया बच्चों को समझ में आया?
यस गाइस, फटाफट 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 प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको ढंग से छाप लो। हाँ जी, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको ढंग से छाप लो प्लीज। यस, हाँ भाई, सही है भैया, मजा आ गया, पटाखे, बहुत सही। आइए देखिए जरा, कोई जनता परेशान हो रही है क्या, क्या डाउट शाउट है उनके, देखें तो। सर प्लीज बच्चों के लिए 3 पोल करा दो प्लीज। भाई पोल करा देंगे यार, तू की चिंता कर रहा है, तू बड़ा हो गया क्या दादा सबका, तू भी तो बच्चा है, सबके लिए करा देंगे, डोंट वरी। ओके सर, आपके लेटर समझ नहीं आ रहे हैं। बिहारी बॉय, क्या नहीं समझ आ रहा है बॉय, प्लीज मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है बॉय। सह संयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, ये समझ नहीं आ रहा है क्या? भाई हमको तो स्कूल में अवार्ड मिलता था राइटिंग के लिए, तुम कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है। यार गजब कर रहे हो भाई, यार ऐसे मत करो भाई, गजब हाल है। हाँ जी चलो कोई बात नहीं बेटा, स्टिल थोड़ा और बेटर लिखने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। ठीक है चलो, बहुत सही। हाँ एक बच्चे ने बहुत सही लिखा है, जहां कछू नहीं होता वहां वॉन्डरवॉल होता है, या वॉन्डरवॉल तो सभी जगह होता है। ठीक है जी, पक्का, ओके, बहुत सही। आइए सर, आकार की त्रिज्या में डिफरेंस होता है ना एटम का। सर आकार का त्रिज्या तो डिफरेंट होता है ना एटम का, नहीं समझ में आया भाई क्या बोल रहे हो। सर बंद और आबंद में क्या अंतर है? बेटा बंद आबंद एक ही बात है, हम लोग का बोलने का तरीका अलग अलग है। सर हमारी बॉडी पर भी लगता है वॉन्डरवॉल फोर्स, हाँ जी बेटा, बट बात यह है कि हमारी बॉडी का आकार इतना बड़ा है कि ये चीजें जो है ना, ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक चीजों पे विजिबल होती है। हम इतने बड़े, अब जैसे मुझे देखो, मैं इतना मोटा हूं कि भाई काहे का वॉन्डरवॉल है, काहे का वॉन्डरवॉल, मेरे से तो कोई पतला सा टकरा जाता है तो वो गिर जाएगा है, तो वो एक अलग तरीके का फोर्स है, ऐसा फोर्स नहीं लगता। ठीक है चलो ओके जी, आगे बात करें। चलिए नोट्स कब से बनाए, नोट्स आप ध्यान से देखें, नोट्स जो बन रहे हैं इसको जब रिवाइज करते हैं तो उसके बाद में देखेंगे। सही है क्या? आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी एक ही बात है अनुज, सिखाऊंगा कैसे एक ही बात है। ठीक है चलो आगे बढ़े। चलो हाँ जी यार, मैं राजस्थान से हूं, प्रॉपर मारवाड़ी। आयनिक रेडियस पे आएंगे, अब सब कुछ एक साथ ही सीख लोगे क्या? पहले टॉपिक सीखो, धीरे धीरे माहौल बनाएंगे, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक जाने में समय लगता है, एक साथ ही सब थोड़ी बता देंगे, है ना, तो धीरे धीरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाओ। ओके चलो, अब चैट को ऑफ करने का समय आ चुका है ना, चैट को ऑफ करने का समय आ चुका है, टॉपिक चलता है अगला, ध्यान से सुनो। बेटा तुम्हें त्रिज्या के बारे में एहसास हो गया कि सहसंयोजक त्रिज्या, ये धात्विक त्रिज्या, वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या है, परंतु जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सहसंयोजी त्रिज्या की ज्यादातर बात करते हैं। तो अगर मैंने नॉर्मल परमाणु त्रिज्या का क्रम कहीं बोला है तो आप समझ जाना मैं सहसंयोजक त्रिज्या की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि वॉन्डरवॉल त्रिज्या की तो हर जगह बात ही नहीं होगी, अक्रिय गैसों में होगी, और धात्विक आबंध ज्यादा हम पढ़ते नहीं है अभी। ठीक है, हम ओवरऑल भी ज्यादा नहीं पढ़ते, तो उसके बारे में खास बात होती नहीं, हम ज्यादातर बातें इसी के बारे में करते हैं। अगर इसी के बारे में करते हैं तो हमने त्रिज्या का मतलब समझ लिया। अब यह समझते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन आते हैं परमाणु त्रिज्या के क्रम पर, और परमाणु त्रिज्या का क्रम समझने के लिए हमें इसका समझना पड़ेगा आवर्त सारणी में ट्रेंड। परमाणु त्रिज्या का क्रम समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका आवर्त सारणी में ट्रेंड, कि भाई आवर्त सारणी में कैसे परमाणु त्रिज्या का कोई भी क्रम आता है। तो बेटा जी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पहला टॉपिक है इसलिए बता रहा हूं, आगे के टॉपिक में आपको समझ आएगा। जब भी मैं ट्रेंड की बात करूं ना, तो ट्रेंड का यह मतलब है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा, या जब मैंने बोला आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा, मतलब बढ़ेगा, घटेगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, यह बात हम करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे, ध्यान से सुनिएगा मेरे 2 पॉइंट्स, फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। मेरे 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, या परमाणु का आकार बढ़ता है।
किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ये तो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, ये तो मैंने पॉइंट्स बोले हैं। अब ये पॉइंट्स अप्लाई कैसे होंगे, एप्लीकेबल कैसे होंगे, ये समझिएगा बात को। ये पॉइंट्स कैसे एप्लीकेबल होंगे समझिएगा बात को। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, कैसे, ये तो हमने सुन लिया, बस कैसे होगा तो पहले एक एक करके बात करेंगे। हम बात करते हैं रीजन में वर्ग के लिए। हम रीजन में पहले बात करते हैं वर्ग के लिए। यदि हम वर्ग के लिए बात करें तो बेटा जी आपको यह ध्यान है ना कि वर्ग में नीचे आने पर आवर्त संख्या बढ़ती जाती है ना, ये बात आप समझते हो। और आवर्त संख्या का मतलब होता है संयोजी कोश का मान, है ना, संयोजी कोश का मान। तो संयोजी कोश का मान बढ़ता जाता है, यानी कि हम ये बोले क्या कि जैसे जैसे वर्ग में नीचे आते हैं कोश की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वर्ग में नीचे आते हैं कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब ये कि अगर ऊपर एक ही कोश था नाभिक के बाद, तो अगले नीचे वाले में नाभिक के बाद 2 कोश हैं, उसके बाद में नाभिक के बाद 3 कोश हैं, उसके बाद नाभिक के बाद 4 कोश हैं। अगर कोश की संख्या बढ़ती जा रही है तो मुझे यह समझाएं, क्या नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है? क्या नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है ना? और अगर दूरी बढ़ती जा रही है तो परमाणु त्रिज्या तो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं, या पहले समझाता हूं फिर लिखता हूं। यहां समझेंगे मतलब लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि सपोज करो आपने बोला लिथियम, सपोज करो आपने बोला सोडियम, सपोज करो आपने बोला पोटेशियम। बस 3 ही एग्जाम्पल बहुत हैं, ध्यान से देखना। लिथियम होता है 1s2 2s1, परमाणु क्रमांक 3 है। तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला यह है नाभिक, यह है प्रथम कोश और यह है द्वितीय कोश। हमने बोला कि भाई द्वितीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए सोडियम की बात करते हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक है 11। हमने बोला 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब आप ध्यान से देखें, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, 3 कोश हैं, 3 कोश हैं मतलब ये प्रथम, ये नाभिक है, ये हो गया प्रथम कोश, ये हो गया द्वितीय कोश, ये हो गया तृतीय कोश। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझिएगा, प्रथम कोश में हमने बोला 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में हमने बोले 8 इलेक्ट्रॉन, एक 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी कोश में हमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, इस तरीके से आपका तीसरा कोश है। ऐसे ही जब आप पोटेशियम की बात करोगे तो बेटा जी पोटेशियम के लिए हम बोलेंगे परमाणु क्रमांक 19 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देखो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, यह है नाभिक, यह है प्रथम कोश,
यह है द्वितीय कोश, यह है तृतीय कोश और यह है चौथा कोश। अगर इस तरीके की चीजें मेरे पास में है तो हम बोलेंगे कि भाई प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम बोलेंगे यह है लिथियम। तो आप देखो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वर्ग में, लिथियम से सोडियम आए, सोडियम से पोटेशियम आए, ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया, बट स्टिल आप देख पा रहे हो कोश बढ़ता जा रहा है। इसमें नाभिक के बाद 2 ही कोश थे, इसमें नाभिक के बाद 3 कोश थे, इसमें नाभिक के बाद 4 कोश है ना। वहां 2 कोश है या 3 कोश है या 4 कोश है। अगर नाभिक के बाद कोश की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि नाभिक और संयोजी कोश के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ये इतनी दूरी है, यहां दूरी और बड़ी हो गई और यहां दूरी और बड़ी हो गई। देख पा रहे हो क्या ये बात? नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अगर नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है तो इसका क्या मतलब हो गया? नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि बेटा जी हमारे पास में क्या हो रहा है, नाभिक और संयोजी कोश के बीच की अगर दूरियां बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है। बात समझ रहे हो? अगर नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है तो आपको यह समझ में आया जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे, यहां लिख देते हैं ना, यहां क्यों लिखे हम, यहां हमने जगह रख रखी है। तो वर्ग के लिए हम ये बोलेंगे ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे, नाभिक से संयोजी कोश की दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक से संयोजी कोश की दूरी बढ़ती जाएगी, और अगर दूरी बढ़ती चली गई तो हम बोलेंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। हाँ जी, ध्यान से नोट करो, इसको ध्यान से नोट करो। कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताएं भाई प्लीज। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई, हमने बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ करके ढंग से समझने की कोशिश करी है। हाँ जी, यस, ठीक है, यहां तक सब ठीक है क्या? हाँ जी, तो हमने बोला कि कोश में ऊपर से नीचे आने पर हमने क्या कहा, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। यह चीज आप बता सकते हैं इजीली। डन हो गया? पक्का जी? कौन कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे बेटा, अगला चैप्टर आएगा। अभी इस चैप्टर की बात तो करो। अगर यह समझ में आया तो इस तरीके से आपको क्रम बनाना आएगा। इस तरीके से अब आपको कोई भी क्रम बनाना आएगा। जैसे अगर मैंने एक ही वर्ग के तत्व बोल दिए, जैसे मैंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर मेरे पास में ये तत्व हैं तो बेटा ये सब एक ही वर्ग के हैं
और अगर एक ही वर्ग के तत्व हैं तो वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। Z इफेक्टिव आने वाला है, बस आ ही गया। यहां तक देखें, कोई दिक्कत है क्या? अगर इसी की तरह मैंने अगली बात करी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो हम क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा दोस्त? ये होगा, क्योंकि ये सबके सब वर्ग 2 के तत्व हैं। अब ये पहचान आपको होनी चाहिए कि सेम वर्ग के तत्व हैं या नहीं है। अगर है तो बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या। अगर ये पॉइंट भी समझ में आता है तो तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। तीसरा पॉइंट क्या है? हमने बोला ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, पोलोनियम भी लिख दो। चलो, मैंने बोला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। मैंने बोला चलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। प्लीज ध्यान से देखें ये चीजें कैसे होंगी। हम बोलेंगे वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब ये बात तो हो गई वर्ग की, अब हमें चर्चा करनी है आवर्त की। आयनिक त्रिज्या जतिन जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे बेटा, अगली क्लास में आएगा आयनिक त्रिज्या का डिस्कशन, अभी नहीं आ रहा। अभी तो केवल वर्ग में परमाणुओं की बात हो रही है, क्योंकि हम परमाणु त्रिज्या डिस्कस कर रहे हैं। अगली क्लास में आयनिक त्रिज्या पढ़ेंगे जब उसकी बात करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से ना? तो बेटा जी मैंने आपको बोला कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कैसे बढ़ती है वो समझा भी दिया और उसके बाद ऑर्डर बनवा भी दिए। जब वर्ग की बात समझ में आ गई, नहीं एटॉमिक नंबर वाला पॉइंट सही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे याद कर लें क्या कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा? बेटा ये बात सही नहीं है, क्योंकि आवर्त में भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है, पर वहां तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा नहीं हो रही, वहां तो घट रही है, राइट? तो एटॉमिक नंबर से याद करना कभी भी सही तरीका नहीं होगा, कंफ्यूजन ही होगा, बल्कि आप वर्ग और आवर्त ध्यान रखोगे। ठीक है, हम आते हैं आवर्त पे। नीरज जी को डाउट है, क्या डाउट है नीरज जी का? देखें जरा। सर एक बार ऑफबाउ सीरीज लिख दो। बेटा ऑफबाउ सीरीज अब कैसे लिख दूं यार? अभी लिखना तो ठीक नहीं रहेगा ना यार, टॉपिक से बिल्कुल हटके बात है। लेक्चर में पढ़ाई है आपको, आप लेक्चर में देखो ना 1 या 2 वाले लेक्चर में। सही है, क्लियर है? चलो Z इफेक्टिव अभी आएगा, डोंट वरी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, जो अभी बताया है कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, यस। चलो भाई आगे की बातचीत डिस्कस करते हैं। पानी पी लिया है हमने, आओ भाई सुनना ध्यान से क्या करना है हमको। अगला टॉपिक देखिए, अगर हम आवर्त वाले पॉइंट का रीजन बोलें, अब अगर हमें चर्चा करनी है आवर्त वाले पॉइंट की, आवर्त में आकार का रीजन। ठीक है, आवर्त में आकार का रीजन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा समझते हैं। तो हमने बोला है कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर
परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है, ठीक है, जैसे वर्ग में बढ़ती है। अब समझना यह है कि आवर्त में घटती कैसे है। तो बेटा पहले तो यह समझना पड़ेगा कि आवर्त में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके फिर उसको समझता हूं। तो मैंने बोला आवर्त में मेरे पास भाई लिथियम है, लिथियम के आगे बेरिलियम है, बेरिलियम के आगे बोरॉन है, और बोरॉन के आगे लेट्स से कार्बन है। मैंने बस 4 एग्जाम्पल लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ठीक है। अगर मेरे पास ये 4 एग्जाम्पल हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मैं बिठा चुका हूं कि अगर सेम आवर्त के तत्व हैं, मतलब आवर्त संख्या सबकी सेम है, यानी कि संयोजी कोश सबका सेम है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको मैं बिठा चुका हूं कि अगर आवर्त सेम होता है तो सभी में संयोजी कोश बराबर होते हैं, सेम होते हैं, और ये सब द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, यानी कि सभी में 2-2 संयोजी कोश होंगे। तो वर्ग में तो यह पॉइंट था कि कोश की संख्या बढ़ रही थी, यहां कोश की संख्या नहीं बढ़ रही, सभी में 2-2 कोश हैं। यहां बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर ये मेरा नाभिक है, ये मेरा प्रथम कोश, ये मेरा द्वितीय कोश। हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो भाई प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और द्वितीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो ये मेरा नाभिक है, ये मेरा प्रथम कोश, ये मेरा द्वितीय कोश। तो हम बोलेंगे अगर प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो द्वितीय कोश में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि टोटल 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे बोरॉन की। तो ये हो गया नाभिक, ये हो गया प्रथम कोश, ये हो गया द्वितीय कोश। अगर हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी तो हमने बोला भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और आगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आओ भाई आगे बात करते हैं। अगर हमने बात करी यहां पे नाभिक की, तो ये है मेरा प्रथम कोश, ये है मेरा द्वितीय कोश। हम बोलेंगे प्रथम कोश में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में हमारे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2,4। ध्यान से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सब में कोश संख्या बराबर है, 2-2 कोश। सभी में कोश संख्या बराबर है, बिल्कुल भाई 2-2 कोश है। अगर सभी में कोश संख्या बिल्कुल बराबर है तो अब सब में अलग क्या है? सब में अलग है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है? तो बेटा जी देखो, एक चीज होती है Z, Z होता है परमाणु क्रमांक, या हम परमाणु क्रमांक ना बोल के हम बोलेंगे यह है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, एक होती है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन कहां होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। क्योंकि ये नाभिक के अंदर होते हैं तो इसको एक और नाम दिया जाता है, हम बोलते हैं Z है नाभिकीय आवेश। क्योंकि हम बोलते हैं प्रोटॉन प्लस चार्ज है, प्रोटॉन की वजह से ही नाभिक पे आवेश होता है, क्योंकि नाभिक में 2 ही चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन है तो कोई चार्ज आएगा नहीं, प्रोटॉन की वजह से ही चार्ज आएगा। तो नाभिक पे जो भी आवेश है वो प्रोटॉन की संख्या की वजह से है, इसलिए Z को कह देते हैं नाभिकीय आवेश। समझ में आई क्या ये बात? परंतु नाभिकीय आवेश के अलावा भी एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं Z इफेक्टिव। ये EFF का मतलब है इफेक्टिव, यहां लिख दूं मैं, EFF का मतलब होता है बेटा इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिएगा ध्यान से, प्रभावी नाभिकीय आवेश। सर नाभिकीय आवेश तक तो बात क्लियर थी, ये प्रभावी नाभिकीय का क्या मतलब है? नाभिकीय आवेश हमको समझ में आ गया, प्रभावी नाभिकीय से आप क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा खुल के बताओ, सही से बताओ। तो बेटा प्रभावी वर्ड मैंने आगे इसलिए यूज किया है क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और परमाणु अपना खुश रहता है, पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से यहां एक प्रभाव होता है जिसके बारे में अभी तक तुम लोगों से किसी ने चर्चा ही नहीं करी है और तुम लोगों ने नोटिस भी नहीं करा है।
जब जब परमाणु में कोश सेम रहता है पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो यहां पे लगता है परिरक्षण प्रभाव। यहां पे क्या लगता है दोस्त? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मैंने बोला जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, अगर आप सेम आवर्त की बात कर रहे हो तो कोश तो उतना ही है परंतु इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं संयोजी कोश में। अगर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो बैठ के खाली बैठे थोड़ी रहेंगे, वो भैया वहां पे ताता थैया तांडव मचा देते हैं और उस तांडव मचने को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। और वो परिरक्षण प्रभाव होने की वजह से नाभिक पर भी तो असर पड़ेगा क्योंकि नाभिक भी परमाणु का हिस्सा है। परिरक्षण प्रभाव पड़ने की वजह से नाभिक पर भी असर पड़ता है क्योंकि नाभिक भी तो परमाणु का हिस्सा है। और अगर नाभिक पर भी हिस्सा असर पड़ता है, वो भी परमाणु का हिस्सा है, तो हम बोलते हैं उस वजह से नाभिकीय आवेश में चेंज आता है परिरक्षण की वजह से। और जो अब फाइनल नाभिकीय आवेश बनता है उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो फाइनल नाभिकीय आवेश बनता है उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका मान होता है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको एक इफेक्ट बोला, परिरक्षण प्रभाव लगता है तो उसकी कैलकुलेशन करी जा सकती है। इसे कहते हैं परिरक्षण नियतांक। परिरक्षण नियतांक, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो Z में से जब वो परिरक्षण का असर हटा दोगे तो जो नेट वैल्यू आएगी वो Z इफेक्टिव है। मेरी बात मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुनना। मैंने बोला हमें ऐसा लग रहा था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सब एक ही आवर्त के तत्व हैं, सब में कोश की संख्या बिल्कुल समान है, पर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे लगा था कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या ही फर्क पड़ेगा, अपने अपने कोश में वो बैठे रहेंगे। पर अब मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से फर्क यह पड़ेगा कि भाई जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो यहां पे जनता बढ़ रही है, वो तांडव मचा देती है। कैसा तांडव मचाती है उस पर मैं अभी आ रहा हूं, पर उनका तांडव मच जाता है जिससे नाभिक हिल जाता है। और नाभिक हिलने की वजह से जो प्रभाव होता है हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव है, और उसकी वजह से नाभिक के आवेश पे भी असर पड़ेगा। और नाभिक के आवेश पे अगर असर पड़ेगा तो उस नेट प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम कहेंगे Z इफेक्टिव, जो बराबर होता है Z माइनस सिग्मा के। तुम्हें कभी भी इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस समझ लिया यहीं पे छोड़ देंगे, हमें तो उसका असर समझना है। तुम कभी कहोगे सर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता होगी क्या? तो बेटा पहले जब मैंने अपने टाइम पे आईआईटी की तैयारी करी थी ना, उस टाइम हमें सिग्मा की गणना करना सिखाया जाता था क्योंकि पेपर में आता था। इसको स्लेटर्स नियम कहते हैं, बट अब ये सब हट चुका है तो आपको इस पे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने तो बस सुन लिया प्रभावी नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स इट। मेरे को आपको समझाने में इंटरेस्ट ये नहीं है कि Z माइनस सिग्मा क्या है, मुझे ये समझाने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो जो मैं तांडव कह रहा हूं कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से तांडव हो जाता है, वो तांडव क्या है। तो हमें एक्चुअली ये समझनी है यहां पे दो बातें। हमें जो दो बातें समझनी है वो क्या है, एक है परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं या तो शील्डिंग इफेक्ट या फिर हम इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। या तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरी चीज होती है हमारे पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश। मुझे इन दो टर्म्स के मतलब समझने हैं। अगर मैं दो टर्म समझ जाऊंगा ना तो ये आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, कैसे होता है, फट से समझ आ जाएगा। तो आओ भाई अब फंसा हुआ कॉन्सेप्ट समझे। शील्डिंग इफेक्ट में फंस रहे हैं हम लोग, उसको समझे ताकि आगे की बात हमें आसानी से समझ आए। और इसको समझने में आएगा तुम्हें बहुत ज्यादा मजा। कैसे आएगा बहुत ज्यादा मजा? क्योंकि जाजू सर है ना, तो नथिंग टू फियर व्हेन जाजू सर इज हियर। सुनते जाओ ध्यान से। बात क्या है देखिए ध्यान से। हमने बोला स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको ये मत रोना कि अरे मास्टर इंग्लिश में हेडिंग मत लिख यार, तो भाई पिछली स्लाइड में बताया तो है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना। सुनो ध्यान से, सुनो फंडा सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। मैंने क्या बोला,
कि कभी भी आपको एक लाइन हमेशा पता होती है, कभी भी कोई भी सेटअप हो, आपको यह पता है कि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। आपको एक बात हमेशा पता है कि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। तो नाभिक है एक धनावेशित चीज और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। अगर नाभिक है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, तो क्या होगा? सुनना ध्यान से, है ना? नाभिक है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, तो यहां पे क्या होगा? तो बेटा जी ये जो नाभिक है ना बीच में, इससे ये सारे इलेक्ट्रॉन, हर कोश के इलेक्ट्रॉन आकर्षण महसूस करेंगे या आकर्षित होना चाहेंगे, है ना? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं और विपरीत आवेशों में तो आकर्षण होता ही है, ये बात हमको पता ही है। तो अगर नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आकर्षित होना चाहेंगे, तो बेटा जी सिंपल सी बात है, ये जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा आकर्षित होंगे। जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो ज्यादा आकर्षित होंगे, ये पीछे वाले भी आकर्षित होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि है तो वो भी ऋणात्मक आवेश, परंतु उनका आकर्षण आने से अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को दिक्कत है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने बोला संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी आकर्षित होकर अंदर आना चाहेंगे, नाभिक से आकर्षित होना चाहेंगे, पर उनके आकर्षण होने से अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को दिक्कत है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को यह लगता है कि हम नाभिक के ज्यादा पास रह रहे हैं, नाभिक पे ज्यादा हक हमारा है। तो वो नहीं चाहते कि कोई और बाहर के कोश का बंदा आके नाभिक से आकर्षित हो जाए, वो चाहते हैं कि नाभिक को पूरा घेर के यही रखें बस। ठीक है, और ये बात स्वाभाविक भी है भाई। अब एक बात बताओ, कोई चीज अगर तुम्हारी है तो 100% तुम्हारी है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम शेयर थोड़ी करना चाहोगे उसको, राइट? शेयर करोगे तो थोड़ा तो चाहे तुम कितना भी कह दो, अरे कोई बात नहीं यार, अरे ठीक है यार मैं एडजस्ट कर लेता हूं, बट थोड़ा थोड़ा तो मन में लगता है ना कि यार पहले ये चीज 100% मेरी थी, अब ऐसे हो गई। सही है, तो हमने बोला वही चीज यहां है कि जो नाभिक है उसके जो पास वाले कोश के, जस्ट नाभिक के बगल वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये चाहते हैं कि नाभिक पे सारा आकर्षण केवल उनका हो, परंतु बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन उनकी इतना सुन रहे नहीं है। वो कह रहे हम भी तो नेगेटिव चार्ज है भाई, हमारा भी हिस्सा है, हम भी इस फैमिली का हिस्सा है, तो हम भी हक जताएंगे। तो भाई अब वो भी हिस्सा आ रहे आकर्षण करने। तो अब दो बातें होती हैं, या तो अंदर की कोश वाले इलेक्ट्रॉन इतने ताकतवर हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन आएंगे हम इनको लात मार देंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम इनको अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अंदर वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी इच्छा तो है कि नाभिक पे उनका आकर्षण बना रहे, परंतु वो इतने ताकतवर है ही नहीं कि बाहर के कोश वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक पाए। बाहर वाले आएंगे तो आएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक स्थिति तो ये हो गई कि अंदर वाले बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने धक्के मार दिए इनको। एक स्थिति ये कि बहुत कमजोर है, कुछ भी नहीं कर पाए, रोक ही नहीं पाए। तो बेटा जी जिस स्थिति में अंदर की कोश के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण को रोक दें, खुद इतने मजबूत हो जाएं कि बाहर की कोश के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक तक ना आने दें, उस केस में हम यह बोलेंगे कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तू सिर्फ मेरा है। सही है, अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब अच्छे से शील्ड कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? शील्ड कर पा रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट नाम इसीलिए दिया है कि अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की शील्ड बनते हैं। ठीक है, नाभिक को प्रोटेक्ट करते हैं कि हम नाभिक के पास किसी भी और को, बाहर वाले को आने नहीं देंगे। सही है, तो अगर अंदर वाले मजबूत हुए, उन्होंने बाहर वालों का अट्रैक्शन नहीं आने दिया, तो यानी कि बेहतर परिरक्षण प्रभाव है। परंतु अगर अंदर वाले फुद्दू निकले, अगर अंदर वाले कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बट वो तो हमें ही लात मार के अंदर घुस गए, ठीक है, मतलब ये क्या है? बुरा परिरक्षण प्रभाव है, खराब परिरक्षण प्रभाव है। उस स्थिति में हम कहेंगे कि अंदर के कोश वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड, नाभिक को शील्ड नहीं कर पा रहे। अंदर की कोश वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक को शील्ड नहीं कर पा रहे। सही है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जा रहे हैं। समझ में आया स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? पक्का जी, ध्यान से सुनना। इसको लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे हम? ध्यान से सुनिएगा। किसी परमाणु में
आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर आकर्षित ना होने देना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर आकर्षित ना होने देना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। सही है जी, क्लियर है। अब हमने बोला दो स्थितियां हैं परिरक्षण प्रभाव की। हमने बोला दो तरीके का परिरक्षण प्रभाव हो सकता है। एक हो सकता है अच्छा परिरक्षण, एक हो सकता है बुरा परिरक्षण। एक अच्छा परिरक्षण होता है, एक बुरा परिरक्षण होता है। ठीक है, एक अच्छा परिरक्षण होता है, एक बुरा परिरक्षण होता है। अच्छा परिरक्षण का मतलब यह है, अच्छे परिरक्षण का मतलब यह है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यह चीज है अच्छा परिरक्षण। ठीक है, कि हां भाई हमने मेंटेन करके रखा, हमने बाहर वालों का आकर्षण नहीं आने दिया। अच्छा, बुरा परिरक्षण क्या मतलब है? बुरे परिरक्षण का मतलब है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहे या रोक नहीं पा रहे नाभिक से आकर्षित होने में ठीक है, नाभिक से आकर्षित होने के लिए रोक नहीं पा रहे। ठीक है जी, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से आकर्षित होने से रोक नहीं पा रहे। ठीक है, यह है बुरा परिरक्षण, यह है अच्छा परिरक्षण। इससे होगा क्या? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो आपने समझ लिया। मुझे बताओ, यह समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं बताता हूं इससे होगा क्या, बट यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? प्लीज बता दें जल्दी जल्दी। हाँ जी भाई लोग, बताओ यार, बताना दो। यहां तक अच्छे से समझ में आया क्या? यस, जल्दी बताइए प्लीज। डन है?
ठीक है, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम, बहुत प्यार प्यार से चीजों को समझ के चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहां पे कॉन्सेप्ट खराब हो गया तो बच्चों को पूरी इनऑर्गेनिक निकल जाती है, पर जेड इफेक्टिव ही नहीं समझ आ रहा होता क्या चीज है। ठीक है, बच्चे हर क्लास में डाउट बोलते रहते हैं, हर चैप्टर में कहते रहते हैं सर जेड इफेक्टिव वापस बता दो, तो हमें उस स्थिति में नहीं आना है, प्लीज ध्यान से देख के चलिए। ठीक है, चलो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, डाउट्स बेटा क्लास के बाद देख लेंगे, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें प्लीज एक बार। यहां तक अगर बात समझ में आ रही है तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बेटा जिसका परिरक्षण अच्छा होगा, आओ थोड़ी बात करें, जो अच्छा परिरक्षण कर पा रहा है, मतलब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रांग हैं कि ये बाहर वालों का आकर्षण आने नहीं दे रहे। अगर बाहर वालों का आकर्षण आने नहीं दे रहे तो नाभिक पर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की वजह से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। पहले भी नाभिक इन दो से ज्यादा आकर्षित था क्योंकि इनके पास था, अभी भी इन दो से ज्यादा आकर्षित है, इनके पास है। ठीक है, परंतु अगर बुरा परिरक्षण होता है, अगर बुरा परिरक्षण होता है तो क्या होगा कि नाभिक अभी तो सिर्फ इन दो से आकर्षित था, पर क्योंकि अंदर वाले इतने मजबूत नहीं है तो बाहर वाले भी आके नाभिक से आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि बाहर वाले भी आके नाभिक से आकर्षित हो जाएंगे तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे उतना ज्यादा प्लस को आकर्षित करेंगे, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। और वो सिर्फ नाभिकीय आवेश नहीं होगा, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, क्योंकि वो परिरक्षण प्रभाव की वजह से बाहर वाले अंदर आए हैं और उनका मान बड़ा है, उनकी मात्रा बड़ी है। यानी कि मैं ये बोलूं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कब बढ़ेगा, जब परिरक्षण प्रभाव बुरा होगा। जब परिरक्षण प्रभाव अच्छा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का आकर्षण आ ही नहीं पाएगा। यानी कि हम ये बोलें क्या, अगर परिरक्षण अच्छा है तो जेड इफेक्टिव कम है, अगर परिरक्षण बुरा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि नाभिक को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आकर्षित होने के लिए, परिरक्षण की वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। मानते हो क्या ये बात, मानते हो क्या ये बात? अगर ये बात तुम अच्छे से मानते हो कि जेड इफेक्टिव यहां बढ़ेगा और यहां कम होगा, तो मुझे एक बात बताना, अगर परिरक्षण बुरा हुआ तो बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित होने अंदर आ जाएंगे। अगर अंदर आ जाएंगे तो परमाणु का आकार संकुचित हो गया ना, क्योंकि सबके सब अब नाभिक के पास आके बैठना चाहते हैं, सबके सब अब नाभिक के पास आके रहना चाहते हैं, कोई दूर दूर नहीं रहना चाहता। यानी कि नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, संकुचित, कम हो गई। और अगर कम हो गई तो मैं ये कहूं क्या कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो परमाणु की त्रिज्या घट गई, परमाणु का आकार घट गया। यही तो मैं समझा रहा था, यही तो मैं समझा रहा था कि अगर ये चीज हो गई परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, घट गई। और बेटा यही तो कारण है कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी कि संयोजी कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी अपनी दादागिरी चलाएंगे। यहां क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर 1 थे, तो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन ने बोला कि हम 1 को तो रोक लेंगे, आराम से संभाल लेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। यहां 2 थे और बाहर भी 2 थे, इन्होंने बोला कि टक्कर का मुकाबला है बट अंदर नहीं आने देंगे। पर यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर, यहां 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो भाई जिसके पास बंदे ज्यादा होंगे वही लड़ाई में जीतेगा। तो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन इतनी कितनी ताकत लगा लेंगे कि 6 को रोक पाए, 5 को रोक पाए, 4 को रोक पाए? नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे तो बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन उसको लात मार के नाभिक से आकर्षित होते चले जाएंगे। नाभिक से आकर्षित होते चले गए तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता चला गया, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता चला गया तो ऑब्वियस सी बात है परमाणु का आकार संकुचित होता चला जाएगा और आकार घटता चला जाएगा, परमाणु त्रिज्या घटती चली जाएगी। सही बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी आवर्त में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से परमाणु त्रिज्या घटती है। हम कहते हैं बुरा परिरक्षण
अच्छा जेड इफेक्टिव, घटी हुई परमाणु त्रिज्या। अच्छा परिरक्षण, कम जेड इफेक्टिव, कम त्रिज्या, मतलब बढ़ी हुई त्रिज्या। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमने ये रीजन समझा यहां पे कि परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्टिव में क्या फर्क होता है, कैसे समझते हैं चीजें, कैसे ऑर्डर निकलते हैं। कोई भी दिक्कत है तो बता दो। तो आवर्त में हमेशा जेड इफेक्टिव का लॉजिक चलता है। जब भी हम आवर्त में बात करते हैं हमेशा जेड इफेक्टिव का लॉजिक चलता है। जब भी हम वर्ग में बात करते हैं वहां जेड इफेक्टिव की बात नहीं होती, वहां कोश बढ़ रहा है तो क्लियरली दिख रहा है कि आपको क्या चीज, कोश बढ़ रहा है तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई नाभिक से दूरी बढ़ ही रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? पक्का जी? ओके, क्लियर हुआ? तो बेटा मैं वही कह रहा था, जो बच्चा कह रहा ना प्रियांशु 12th में नहीं था, मैं इसीलिए कह रहा था कि बच्चों को पूरी पूरी क्लास निकल जाती है पर जेड इफेक्टिव नहीं समझ में आ पाता, तो अभी समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है, कुछ बच्चे कह देते हैं परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्टिव एक ही बात है। नहीं भाई, उल्टा है। जहां अच्छा परिरक्षण है वहां तो जेड इफेक्टिव कम है। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव है नाभिक पे संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन का भी आकर्षण आ जाना, यानी कि नाभिकीय आवेश का बढ़ जाना या घट जाना, उसका नेट हिसाब। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने क्या बोला, एक तो ये लाइन सुनो कि परिरक्षण प्रभाव उसका ज्यादा होगा जो नाभिक के ज्यादा पास होगा। तो एस उपकोश सबसे ज्यादा पास होता है, फिर पी उपकोश होता है, डी और एफ सबसे दूर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, ये तो है परिरक्षण प्रभाव का सामर्थ्य। जो नाभिक के जितना पास उसका परिरक्षण उतना बढ़िया, क्योंकि उतना ज्यादा आकर्षण होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एक बात हम आपको ये बता दें कि जो जेड इफेक्टिव है इस पे एक भ्रांतियां चलती हैं। लोग कह देते हैं कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। देखना ध्यान से, लोग कह देते हैं कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ऐसा लोग कहते हैं कि आवर्त में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बात लोगों को पता होती है तो लोग ये कह देते हैं कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो लोग क्या बोलने लग जाते हैं कि आवर्त में बढ़ता है तो वर्ग में घटता होगा। तो बेटा जी इस बात का ध्यान रखिए, वर्ग में हमेशा ही जेड इफेक्टिव क्या रहता है? फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर कांस्टेंट रहता है तो हम इसीलिए वर्ग में जेड इफेक्टिव वाले टॉपिक की चर्चा करते ही नहीं है, हम केवल आवर्त में जेड इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। वो कई बार होता है ना, एक से ज्यादा करेक्ट वाले सवाल एडवांस में आते हैं। तो एक पॉइंट ये लिखा हुआ था कि किसी भी वर्ग में जेड इफेक्टिव नियत रहता है, और बच्चे ने उसको टिक ही नहीं किया, क्योंकि बच्चे ने कहा कि सर लेफ्ट से राइट बढ़ता है तो टॉप टू बॉटम घटता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, सही है। इनर्ट गैस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि अनुज इनर्ट गैस पे कुछ अलग बात है, उसको भी मैं पढ़ रहा हूं, वहां कुछ अलग बात है। इनर्ट गैस पे तो वॉन्डरवॉल त्रिज्या लगती है ना, और वॉन्डरवॉल त्रिज्या तो हमेशा ही सहसंयोजी त्रिज्या से ज्यादा होती है। वॉन्डरवॉल त्रिज्या तो हमेशा ही सहसंयोजी त्रिज्या से ज्यादा होती है। अगर वो सहसंयोजी से ज्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि अगर मैंने यहां पे लिख भी देते हैं इस चीज को, अक्रिय गैसों पर परिरक्षण प्रभाव का, अक्रिय गैसों पर परिरक्षण प्रभाव का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वहां वैंडरवॉल त्रिज्या लगती है, क्योंकि वहां वैंडरवॉल्स त्रिज्या लगती है, जिसका मान सर्वाधिक है। जिसका मान सर्वाधिक है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परंतु हम ये कहते हैं अक्रिय गैसों की अपने अपने आवर्त में अक्रिय गैसों की अपने अपने आवर्त में त्रिज्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऑर्डर लिखने लगूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैंने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, और अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर बताओ त्रिज्या का क्रम क्या होगा, त्रिज्या का क्रम क्या होगा, क्या क्रम होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे वैल्यू घटती है, ये हम सबको पता है, परंतु यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, नियॉन सबसे आगे आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। सबसे ज्यादा त्रिज्या नियॉन की है, फिर लिथियम की है और फिर बाकी सारे हैं, तो सबसे छोटा फ्लोरीन है। हर आवर्त में हैलोजन जो है वो सबसे छोटे आकार का तत्व होगा। इस बात को समझ पाए क्या, इस बात को समझ पाए क्या कि हर आवर्त में जो हैलोजन होगा वो सबसे छोटा तत्व होगा। क्लियर है? तो जल्दी से मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे जल्दी बताएं यहां तक कितने बच्चों को सब समझ आ गया। हां जी, जल्दी बताएं मुझे कितने बच्चों को यहां तक सब समझ आ गया। हां जी, यस, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? तो हम ये कह सकते हैं क्या, जिसका आकार ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम, जिसका आकार ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम। हां जी, बोल सकते हैं ना? तो सोडियम और नियॉन वाला आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, सोडियम और नियॉन वाला आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। डन है? पक्का? सुमित सांडल दे दिया बेटा आपका आंसर मैंने, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो अगर यहां तक बात समझ आती है तो देखिए भैया जनता का क्या हाल है। 94.65% बच्चे कह रहे हैं हमें अच्छे से समझ आ गया, 5.35% बच्चे कह रहे हैं थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा कम समझ आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पहली बार पढ़ा है, ठीक है, पहली बार पढ़ा है तो काम बन जाएगा। एक बार घर पर रिवाइज करना अच्छे से, चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक, चलो एक आखिरी एग्जाम्पल करते हैं, फिर आज की क्लास को पैकअप करेंगे। ठीक है, एक आखिरी एग्जाम्पल और करते हैं, फिर आज की क्लास को पैकअप करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे परिरक्षण प्रभाव की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे अच्छा परिरक्षण प्रभाव होता है एस उपकोष का, फिर होता है पी उपकोष का, डी और एफ का हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव बहुत बुरा है। हम कहते हैं डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव बहुत बुरा है, पहले से बता रहा हूं मैं, तुम्हें ऑर्डर में भी दिख रहा है। और जिनका परिरक्षण प्रभाव बुरा होता है वहां उनके परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। जिनका परिरक्षण प्रभाव बुरा होता है उसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो बुरे परिरक्षण का एक रिजल्ट हमें देखना होता है, जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, वो है ये। आप यहां नोटिस करिए, मैंने आप लोगों को वर्ग नंबर 1,
वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17 सबके क्रम बताए। ठीक है, मैंने वर्ग नंबर 13 का क्रम तो नहीं बताया, वर्ग नंबर 13 में क्रम नहीं बताया, तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आपके लिए। वर्ग 13 में आकार का क्रम या त्रिज्या का क्रम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अगर मैं इनके परमाणु क्रमांक की बात करूं तो ये होता है 5, ये होता है 13, ये क्या होता है बेटा जी बताना 31, ये क्या होता है बेटा जी बताएंगे क्या, ये क्या होता है भाई, चलो कुछ भी होता है, ये क्या होता है, चलो कुछ भी होता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। यहां तक सारी बात ठीक है, यहां तक सारी बात ठीक है। 8, 18, 18, 18, 32, 32 उस तरीके से जो भी चलना है चल जाएगा, कोई बात नहीं। देखिएगा ध्यान से, इंडियम मेरे हिसाब से 49 होना चाहिए, शायद इंडियम 49 होता है ना, हाँ जी इंडियम 49 है, थैलियम 81 है। ठीक है, कुछ काम का नहीं है बट लिख देते हैं, चलो तुम लोगों को ये ना लगे कि यहां क्यों नहीं लिखा, तो ये है 49 और यहां 32 ऐड हो जाएगा तो 81। चलो कोई नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि भाई ध्यान से देखना, बोरॉन तक कैसे आओगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन से चक्कर काट के आओगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, इस तरीके से पूरा आर्गन तक चक्कर काटोगे, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर यहां आएगा स्कैंडियम से जिंक, डी ब्लॉक आएगा, फिर जाके गैलियम का नंबर आएगा, है ना। तो यहां पे पहली बार डी ब्लॉक आता है। अगर यहां डी ब्लॉक आ गया तो अगर 31 का भी परमाणु विन्यास लिखोगे तो हां आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा तो पी में जाएगा, पर उससे पहले डी में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, क्योंकि बेटा जो पहले आ जाता है मतलब वो कोश तो आप भरते चले गए ना। अगर आप जिंक का विन्यास देखो तो ध्यान से देखिए, जिंक लिखूं और फिर मैं गैलियम लिखूं तो ध्यान से देखना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, जिंक का विन्यास ये होता है। तो अगर मैं गैलियम लिखूंगा तो हम बोलेंगे 3d10 को आप पीछे लिख दो, 4s को आगे लिख दो ताकि संयोजी कोश समझ में आ जाए। हमने ये लिख दिया, ये होता है जिंक कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं आखिरी में, तो गैलियम है अगला, 3d के बाद में नंबर आता है 4p का, आपको अफबाउ का नियम मैंने सिखाया है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और इसके बाद में आता है 4p1, ये होता है गैलियम। तो अगर मैं सिर्फ संयोजी कोश लिखना चाहूं तो 3d को अंदर लिख दूंगा, 4 वालों को साथ लिख दूंगा, तो ये कुछ ऐसा होगा दिखने में, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन p उप कोश में जा रहा है इसलिए p ब्लॉक का तत्व है। ये बात मेरा डाउट नहीं है, मेरा डाउट ये है कि ये था गैलियम, पर अगर आप एल्यूमिनियम लिखोगे जो इसके जस्ट ऊपर है, परमाणु क्रमांक 13, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2, 3p1। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे आकार का क्रम बताओ, तो आपको जो लगता है, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो यही है कि सर आप ही ने तो सिखाया था कि वर्ग में नीचे जाते हैं तो कोश बढ़ता है, जैसे बोरॉन था 2s2, 2p1, ये 3s2, 3p1, ये 4s2, 4p1, तो यहां तीसरा कोश है, वहां चौथा कोश है, ऐसे कोश बढ़ता जा रहा है, तो नीचे जाने पे आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर हमें तो ये लगता है आकार ये होगा, हमें लगता है आकार का क्रम ये होगा, है ना, वर्ग में नीचे जाने पे आकार बढ़ता है। परंतु अगर हमें ये लगता है तो बेटा जी जो हमेशा लगता है वो हो, ये अनिवार्य नहीं है। तो आपको लगा होगा बट ऐसा रियलिटी में तो नहीं है। रियलिटी में कैसा है सुनो ध्यान से, रियलिटी में कैसा है सुनो ध्यान से, आकार का एक्चुअल क्रम क्या है सुनो ध्यान से। आकार का एक्चुअल क्रम जो है उसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखना बेटा, एल्यूमिनियम में 3s 3p था, नॉर्मल था, बोरॉन से एल्यूमिनियम गए आकार बढ़ा, पर जब एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे ना तो पहली बार आपका मुलाकात होगा
3D से। जब एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे ना तो रास्ते में पहली बार आपकी मुलाकात होगी 3D से। तुम देखो विन्यास में, और अगर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो तुम कितना भी जोर मार लो 3D अपना बुरा परिरक्षण प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि D और F की पहचान ही ये है, ये जहां आ जाते हैं परिरक्षण प्रभाव को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। तो यानी कि एल्यूमिनियम से गैलियम गए, हां जी कोश बड़ा है, आकार बढ़ना चाहिए, पर डी का परिरक्षण प्रभाव इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, बुरा परिरक्षण की वजह से आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। डी के बुरे परिरक्षण प्रभाव की वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम में हमें लगा था गैलियम का आकार ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, परंतु आकार एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाता है गैलियम से। यह हमारा पहला स्पेशल ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। बोरॉन से एल्यूमिनियम गए कोई तकलीफ नहीं है, पर एल्यूमिनियम से गैलियम आने में तकलीफ है। आगे भी सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि आगे तो डी बार बार आने लग जाएगा तो आदत पड़ जाएगी, पर जहां डी पहली बार आया है वो चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है। ठीक है, कि यहां क्रम उल्टा हो जाता है, और इसका रीजन हमने साफ साफ बोला, गैलियम में 3D उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन के बुरे परिरक्षण प्रभाव की वजह से ठीक है जी, हमारे पास ये चेंज आता है। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आया क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ आया क्या? तो एल्यूमिनियम से गैलियम में ना चाहते हुए भी ये चेंज दिखता है, जिसकी वजह से ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो एल्यूमिनियम से गैलियम, हां जी है तो गैलियम वर्ग में नीचे, आकार गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था, परंतु बुरे परिरक्षण की वजह से एल्यूमिनियम का आकार जो है वो गैलियम से ज्यादा निकल जाता है, और ये सीन बन जाता है। बताइए भाई, ठीक है क्या? डन है? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं यहां पे पैकअप। ठीक है, आपका होमवर्क है, रिवाइज करके आइएगा चीजें अच्छे से। अगली क्लास से आपको डीपीपी मिलनी शुरू होने वाली है, तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अपना पेपर करेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। आज इस लेक्चर को ढंग से रिवाइज करना, घर पे एक एक पॉइंट को ढंग से सुनना, अपने नोट्स में साफ साफ लिखना, ताकि अगली क्लास में और अच्छे से समझ में आए। अगली क्लास परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या पे आधारित होगी बस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।